बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद एक और स्कॉलरशिप के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस बार जो मेरे साथ हैं वो हमारे एग्रेरियन ही हैं। इन्होंने मुल्तान से एग्रीकल्चर की डिग्री ली थी, बैचलर किया था। तो अब ये टर्की की जो सबसे फेमस स्कॉलरशिप है, टर्किया पर सलारी स्कॉलरशिप, उस पे टर्किया में पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक 2 साल हो गए हैं। तो अभी इनसे भी पूछते हैं इनका जो एक्सपीरियंस है वो स्कॉलरशिप हंटिंग में कैसा रहा, फिर किस तरह क्या क्या चीज़ें उन्होंने मद्देनजर रख स्कॉलरशिप को टारगेट किया। और फिर इनका जो थ्रू आउट दी जाती जो स्कॉलरशिप का हंटिंग का तरीका, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को फोकस नहीं, उनको समझ नहीं आती कि हम हम्म। किस चीज़ को टारगेट करें ताकि हमारी स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट नॉर्मली इस तरह भी करते हैं। आपको आइडिया होगा कि वो किसी और स्कॉलरशिप होल्डर का जो एसओपी होता है या रिसर्च प्रपोजल ले लेते हैं और यस उसमें सर। या तो पैराफ्रेजिंग करते हैं या जस्ट थोड़ी बहुत चेंजेस करके अप्लाई कर देते हैं। जी जी, तो ऐसे ही। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाए तो चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, नंबर वन, मैं ना अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं उस लिहाज से बात करूंगा। सबसे पहले जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था ना, तो मेरे जहन में एक बात थी कि यार मैंने ना पाकिस्तान से मास्टर्स नहीं करना। जब मैं बैचलर्स के तकरीबन दूसरे तीसरे साल में जब मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन वाली सब्जेक्ट चूज किया था, तो मेरे जहन में सबसे पहला ये था कि यार मैंने अब चूज कर लिया, मैंने अब यहाँ से मास्टर्स नहीं करना। दूसरी ठीक है। बात, फिर मैंने स्टार्ट की कि यार स्कॉलरशिप्स कौन से अच्छे हैं जो पाकिस्तान में, खासतौर पे एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर स्कॉलरशिप है वो होता है वो वाला सीएससी, जो चाइना का है। हाँ जी, तो बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी खासतौर पे एग्रेरियन होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो जाते ही सबसे पहले उस साइड में कि यार चाइना का ना टारगेट करना है, क्योंकि चाइना पैसे बहुत देता है और चाइना ये चाइना वो। ठीक है, बट मेरे जहन में ये था कि यार ठीक है, चाइना इज गुड, चाइना का मसला नहीं है, चाइना बहुत पैसे देता है एग्रीकल्चर में, ऑलमोस्ट टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चाइना है ये लोग। तो हम्म। चाइना, लेकिन मेरा ये था कि यार उस साइड पे जाने की बजाय ना मैं इस साइड पे टारगेट करूँ। ठीक है, ठीक लेकिन है। मैंने चाइना को छोड़ा नहीं। ठीक है, ठीक है। मैंने अपने जाके सर से, मेरे एक उधर थे टीचर डिपार्टमेंट में, मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा सर तो आप क्या सजेस्ट करेंगे। कहते यार चाइना को, उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया, कहते चाइना को जरा थोड़ा सा साइड पे रख के ना तो यूरोप वाली साइड पे फोकस करो तो ज्यादा बेहतर होगा। हम्म। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने ये तुर्की वाली साइड पे देखा, और फिर मैंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों वाली स्कॉलरशिप जो कॉमनवेल्थ है या फुल ब्राइट बिल्कुल। स्कॉलरशिप भी मैंने देखे। और खासतौर पे एरेस्मस, एरेस्मस का एक प्लांट ब्रीडिंग का बहुत मशहूर प्रोग्राम है, एम प्लांट वाला। हाँ। हाँ, एम प्लांट वाला स्कॉलरशिप है, वो बहुत अच्छा है। उसके वो बहुत अच्छा था उस वक्त, लेकिन उस भी जो क्राइटेरिया था वो मैच नहीं कर रहा था मेरे से ना, तो मैंने उसको चुना। तो सबसे पहली बात होती है कि आप उन स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट पे जाके उनके क्राइटेरिया देखें। तो अक्लमंदी से फैसला करना ना बहुत बड़ी बात होती है, कि सबसे पहले क्राइटेरिया देखना है और फिर अपने आप को जज करना है कि उस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। मैंने जब ठीक है। 4-5 स्कॉलरशिप अपने सामने रखे ना, नंबर वन पे अब तुर्की मैंने फिर अप्लाई किया। मैंने फिर कोशिश की, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन मैं पूरी कलेक्ट करूँ अच्छी तरह, मैंने की। मैंने इनका पोर्टल ऑन किया, पोर्टल ऑन करने के बाद मैंने देखा तो वो सारा कुछ, फिर मुझे लगा कि यार सही मैं कर सकता हूँ अप्लाई। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके ना क्राइटेरिया को मैच करना शुरू किया। तो इस ठीक वजह है। से फिर सबसे पहली बात होती है कि आपने अपना आपको जज करना है कि आपके लिए कौन सा जो स्कॉलरशिप है वो बेहतर है। अगर आपने एक हम्म। ये देख लिया ना तो उसके बाद बेहतर है, उसके बाद आपका आगे कोई मसला नहीं रह जाता। नंबर 1। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि यार ये स्कॉलरशिप में मैं सूटेबल हूँ, वो स्कॉलरशिप मुझे सूट नहीं कर रहा, तो आप उस हम्म। स्कॉलरशिप को छोड़ के बाकी जो अच्छे वाले स्कॉलरशिप्स हैं अपने आप को उनके लिए बेहतर बनाएं। तो वो बहुत बड़ी एक जर्नी होती है, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर फिर आपको दिन रात देने पड़ते हैं, आपको पेपर्स पब्लिश करवाने पड़ते हैं, आपको लेटर ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जितना आपके अंदर, जो मोटिवेशन आपके अंदर होगी, आप उसके मुताबिक वो काम कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मसले की बात नहीं है। ठीक हो गया। ठीक। तो स्टूडेंट जो है वो बेसिकली कहाँ पे ज्यादा मार्क करता है, जब वो किसी को हुई कॉपी करने की जो कोशिश करता है या जब वो नेक नियत से कोशिश नहीं करता। स्टूडेंट हमारा ना असल में पाकिस्तान का मासूम बहुत है। अच्छा। हाँ, स्टूडेंट मासूम बहुत है। स्टूडेंट का मसला ये होता है, स्टूडेंट हमारे पाकिस्तान के जो बेसिक सबसे पहला मसला है ना, खासतौर पे अपना स्कॉलरशिप विन करने के बाद जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए लोगों को गाइड करने के लिहाज से, हम्म। वो ये था कि लोग चाहते हैं कि हमें पहले नुक्ते से लेके ना आखिरी नुक्ते तक पहुंचा दिया जाए। ए टू जी हमें तक। खुद, हाँ, A to Z तक। ठीक है, मुझे ये हमें कुछ करना ना पड़े, ये बड़ी एग्जैक्टली। मासूमियत है हमारे लोगों की। हालांकि इंसान को अगर करना पड़ता है ना कुछ,
तो वो इंसान को शुरू भी खुद करना पड़ता है और ख़त्म भी खुद करना पड़ता है। जब इंसान हाँ नेक एग्जैक्टली। नीयति से कोई काम शुरू करता है ना, तो दरमियान में मदद करने वाले बहुत मिलते हैं। मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी, जिन लोगों ने अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू के वक्त मेरे से रब्ता किया कि नौरेज भाई हमारा ये इंटरव्यू है तो हमें गाइड करें। मैंने उन्हें भी गाइड किया, उनका भी एडमिशन हुआ। एक लड़का इवन हमारी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा था जिसने अप्लाई करने से पहले मेरे से कुछ चीज़ें पूछी, मैंने उधर उससे वहाँ से गाइड करना शुरू किया है, और उस बंदे का स्कॉलरशिप विन किया उस बंदे ने, और वो बंदा यहाँ पे आके पढ़ा भी है। इवन मेरे कोचिया की सलजूक यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एडमिशन हुआ था। तो ये है कि इंसान को सबसे पहले मेहनत खुद करनी पड़ती है। हाँ ये है, गाइडेंस के लिए वीडियोस भी मिल जाती हैं, गाइडेंस के लिए आपको लोग भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन शुरू और एंड ये दोनों चीजें, और दरमियान में सारे के सारे स्टेप इंसान को करने खुद ही पड़ते हैं। कोई मदद करने वाला जो है ना, इतना नहीं होता कि आपको हाथ पकड़ के करवाएगा। मेरे रासमस के 2 प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों में फंडिंग खत्म हो गई। ठीक है, उसके अलावा फिर मैंने रोमानिया भी अप्लाई किया था, मैंने एक और भी किया था, स्टाइपेंडियम में भी किया था। फिर उसके अलावा मैंने स्वीडन में वैसे सेल्फ पे किया था, मेरा उधर भी हो गया। तो वो आपकी बात ठीक है कि जब आप खुद नेक नीति से कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके वसीले बनाना शुरू कर देता है, किसी न किसी को आपकी तरफ भेज देता है। मेरे लिए बहुत लकी बात थी ये। तो मुझे ये बताएं कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो सबसे मेन इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कौन कौन सी है, जिस पे अगर ज्यादा फोकस किया जाए तो चांसेस हो सकते हैं जिसको हम कह सकें? अच्छा, मुझे जो इस स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो ये लगती है कि आप बैचलर्स के दौरान जो है ना अपने आखिरी साल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं और आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपने आखिरी साल के अंदर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद किया और मैंने तभी विन किया, मेरा कुछ साल वो नहीं हुआ, ज़ाया नहीं हुआ। मैंने अपने 6th सेमेस्टर में अप्लाई किया था और 7th सेमेस्टर में मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हो गया था। ठीक है, सही है। तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात जो है इसकी ये है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो आपकी डिग्री होती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होते हैं आपकी, उसके बाद डिप्लोमास होते हैं आपके, ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, और ये चीज़ें होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो होप सर्टिफिकेट सॉरी मैं कह रहा हूँ, वो एक रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं जो टीचर से मिलते हैं। तो मैं बेसिकली रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि मिनिमम जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, जो आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं ना, वो आपने कम से कम भी बनवाने हैं उनसे एसोसिएट प्रोफेसर से। नॉर्मली स्टूडेंट सिर्फ असिस्टेंट तक चले जाते हैं कि ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर है, ऐसा ही है, काफी ऐसे करते हैं, काफी ऐसे ही करते हैं, बिकॉज जो वो होता है ना रैंक होता है एक टीचर का, वो बहुत मैटर करता है। एक प्रोफेसर में और एक असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। हाँ, तो इसलिए हमेशा आप हमेशा देखते होंगे डिपार्टमेंट्स में या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, हमेशा प्रोफेसर के मुकाबले में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत कम सुनी जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसका भी यही हिसाब है, अगर रिकमेंडेशन आपने लेनी है तो किसी ऐसे बंदे से ले जिसकी सुनी भी जाए। तो पोस्ट देखी थी कि एक स्टूडेंट था, उसने ना एक प्रोफेसर, चाइनीज प्रोफेसर को एक मेल करनी और उसमें सीसी लगा के ना सारे प्रोफेसर डाल दिए उसमें। ठीक है, यानी एक रिसर्च प्रपोजल या एक एसओपी तैयार किया, सीसी डाल के सबको प्रोफेसर को डाल दिया। अच्छा, अब ऑब्वियसली अगर आपकी वो प्रोफाइल में रिकमेंडेशन लेटर में किसी प्रोफेसर का नाम है और आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, तो इसका मतलब आप जाके अपने प्रोफेसर की जो है ना वो इमेज खराब कर रहे हो। आई थिंक इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इसीलिए फिर वो प्रोफेसर ने रिकमेंडेशन लेटर देने बंद कर दिए हैं। ये मेरा पता क्या ख्याल है, मेरा हमेशा इसके हवाले से ये ख्याल होता है कि यार हर स्टूडेंट का ना एक डिफरेंट कैलिबर होता है। एग्जैक्टली, हर स्टूडेंट का कैलिबर नहीं होता कि वो बाहर आके पढ़ सके, हर स्टूडेंट का कैलिबर नहीं होता कि वो बाहर आके ना उस सिचुएशन को फेस कर सके जो सिचुएशन नॉर्मली स्कॉलरशिप होल्डर्स करते हैं। ठीक है, जो बाहर स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर्स भी जानते हैं उस चीज को ना। मुझे ये लगता है कि जो एक स्टूडेंट एक टीचर के पास, एक डिपार्टमेंट के पास इतने अरसे से पढ़ रहा है, तो टीचर को उसको पता होता है कि यार ये स्टूडेंट किस तरह का है, इसके अंदर वो सलाहियत है भी या नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो टीचर उसको भी देखते हैं। लेकिन हाँ, ये कहना कि यार नहीं हमने देना ही नहीं है, तो ये ज्यादती है। तो जो अब मोस्टली स्कॉलरशिप के लिए ना जस्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है, और कुछ जितने मैंने अभी तक हंट किए हैं स्कॉलरशिप, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर एक आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, या जिसको दूसरे पर्पस के अंदर आप लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी उसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उसका नाम है। ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है दो चीजों में से।
दूसरी चीज, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट है ना या पीएचडी के स्टूडेंट, मास्टर्स हम्म। और पीएचडी स्टूडेंट के लिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रिसर्च प्रपोजल होती है। हम्म। रिसर्च प्रपोजल उसलिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जब आपने ऐसे स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना हो जैसे तुर्की बुर्स लारी है, जैसे एरास्मुस है, ठीक है, हम्म। इसलिए हो गया। या फिर कोई इस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं जिनके अंदर लाखों की तादाद में लोग लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, फुल उनके राइट हो लिए गया सेकंड या। मोस्ट। हाँ जी। हाँ। लेकिन रिसर्च प्रपोजल उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सुपरवाइजर के थ्रू अप्लाई करते हैं। जैसे ठीक है। चाइना है, चाइना में आप हम्म। सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेते हैं प्रोफेसर हम्म। की। चाइना में आप सबसे पहले जब तक प्रोफेसर को आप पसंद नहीं आओगे ना, आप जितना अच्छा मर्जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख लो, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट जो ज्यादातर है ना वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं नेटवर्क मोटिवेशन। ठीक है। अब जिस बंदे को अपनी मोटिवेशन का भी ही नहीं पता कि भाई मैंने आगे जाके करना क्या है, मेरे आगे फ्यूचर गोल क्या है, ये डिग्री मेरी किस सेंस में आगे काम आएगी, उस बंदे को वो जो प्रोफेसर है वो कैसे एक्सेप्टेंस दे सकता है, या वो स्कॉलरशिप वाले कैसे अपनी कमेटी में ले सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से भी है। तो मुझे ये बताया कि जो तुर्की बुर्सवारी की स्कॉलरशिप है उसमें मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए या रिसर्च प्रपोजल चाहिए। अच्छा, अब तुर्की बुर्सुलारी की आप बात करें, तुर्की जो स्कॉलरशिप ये वाला ना तुर्की बुर्सुलारी, ये बेसिकली इसके लिए जो बैचलर्स के स्टूडेंट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट की जरूरत होती है। ठीक है। उसने दूसरा और कोई चीज नहीं लिखनी, उसके लिए रिसर्च प्रपोजल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट है ना, उन दोनों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट और रिसर्च प्रपोजल जरूरी होता है। अच्छा। हाँ जी, और रिसर्च प्रपोजल होना भी उनके अपनी फील्ड के मुताबिक चाहिए। तो इसमें कोई दूसरी अप्लाई नहीं है, बिकॉज मैंने जब अप्लाई किया था, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैंने भी बैचलर लेटर ऑफ इंटेंट और रिसर्च प्रपोजल दोनों पे दिए थे, सबमिट करवाए थे। और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी दोनों सबमिट करवाए थे। नहीं, मास्टर जो जहाँ तक मेरे अभी तक इल्म में था उसमें तो ये था कि जो मास्टर के स्टूडेंट है उनके लिए भी जस्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन इनफ रहेगा। ये कंफ्यूजन मुझे भी बहुत थी जब मैं अप्लाई कर रहा था, लेकिन अप्लाई करते हुए मुझे पता लगा था कि नहीं, वो जरूरी होता है। बट अब इधर फर्क पता क्या है जिस वजह से लोग कहते हैं कि यार जरूरी नहीं है, वो ये है बिकॉज जो टर्की का स्कॉलरशिप है ना, ये वाला तुर्की का, ये स्कॉलरशिप ऐसा है, इसके अंदर आपसे प्रॉपर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट या फिर एक वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं मांगते ये लोग कि आपने ये प्रोवाइड करना रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से। ये मांगते हैं आपसे क्वेश्चंस। ठीक है। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया होता है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसका टाइटल क्या है, उसके टाइटल के उसका एक डिटेल्ड टाइटल के, यानी आपने करना क्या है ना, एक डिटेल से आप एक लाइन के अंदर बताएं। फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट के बाद उसका प्रॉपर मेथोडोलॉजी के बाद उसकी जो वो यूनिक वैल्यू है ना कि आप ये रिसर्च करना क्यों चाहते हैं, आपने वो एक क्वेश्चंस के हिसाब से उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा। असल में ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा होती है बिकॉज वो लोग समझते हैं कि जिस तरह चाइना है ना, चाइना में आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट एक तैयार करना है और पीडीएफ तैयार करनी है और आपने वो फिर सबमिट करवानी होती है। इस तरह नहीं होता। यहाँ पे वो क्वेश्चंस आपको पोर्टल के ऊपर ही देंगे, आपने पोर्टल के ऊपर अपने वहां से जो वर्ड फाइल आपने बनाई होगी ना, उससे वो क्वेश्चंस कॉपी करके आपने वहां पे रख देने हैं बस। अच्छा। तो ये कंफ्यूजन पक्की मैं आज साफ कह रहा हूँ बिकॉज मैं खुद मास्टर्स के लिए आया था ना, मैं खुद बता रहा हूँ, रिसर्च प्रपोजल, लेटर ऑफ इंटेंट मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए जरूरी होता है। अच्छा। अब फिर शायद जो मोस्टली रिजेक्शन इसी वजह से आती हैं कि स्टूडेंट ये समझता होगा कि चले हमारी फील्ड में थीसिस तो था नहीं या कोई रिसर्च तो थी नहीं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, तो जस्ट अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन है उसी पे गो थ्रू करते हैं, फिर इसी वजह से रिजेक्शन आ जाती होगी। ये बहुत बड़ी वो गलत फहमी होती है लोगों की, खास तौर पे मैंने तो इधर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो थीसिस कर रहे होते हैं पूरा अपना और वो भी रिसर्च क्या करते होंगे, हमारे उसमें समझ आता है जैसे साइंस में ही रिसर्च है, हालांकि सिर्फ साइंस में नहीं, लिटरेचर में अच्छी खासी रिसर्च है यार। बिल्कुल, हर फील्ड में रिसर्च है। हाँ जी, हम बल्कि मैं अच्छी तरह, हम जब टर्किश लैंग्वेज पढ़ रहे थे ना, तब हमें टीचर हमारे जो थे उधर टर्किश लैंग्वेज के, वो हमें प्रॉपर वो जो सर्वेज होते हैं गूगल फॉर्म्स की सूरत में वो हमें भेजते होते थे, हम फिल करते होते थे, और वो बाद में होता क्या था, वो एक प्रॉपर थीसिस होता था किसी टीचर का, ठीक है, पीएचडी का थीसिस, किसी का मास्टर्स का थीसिस होता था, फिर उससे थीसिस निकालते थे वो। तो ये चीज होती है,
जो भी आपने फील्ड में जाना है ना, जिसमें भी जाना है, खासतौर पे मास्टर्स के लिए अगर आपने जाना है, तो उसके लिए आपने थीसिस करना है। और जो आपने थीसिस करना है उसके मुताबिक आपके पास आइडिया होना चाहिए कि यार मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, इस फील्ड में ये वाला थीसिस हो सकता है, ये वाली रिसर्च हो सकती है। तो वो आपने लिख के उन्हें जब तक नहीं देंगे, उन्हें नहीं पता लगना कि आप किस काबिल हैं। बिल्कुल।